फ्लूइड के ऊपर पहला लेक्चर विस्कोसिटी, सेकंड लेक्चर आपने देखा पॉइजन्स फार्मूला, और थर्ड लेक्चर अब जो यहाँ पर हम थर्ड टॉपिक जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड में, वो है स्टोक्स लॉ। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टोक्स लॉ को डिराइव करने के लिए डायमेंशनल मेथड जो होती है, डायमेंशनल फार्मूला, उसके थ्रू हम स्टोक्स लॉ को डिराइव करते हैं। बात को ध्यान समझना कि क्या हुआ कि आपने एक फ्लूइड लिया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर फ्लूइड फिल कर दिया। तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड फिल्ड है, इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसके लिए आपको मेरा विस्कोसिटी का लेक्चर भी देख लेना चाहिए तो आइडिया लग जाएगा। वो क्या है? ईटा है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है फ्लूइड की? ईटा। अब यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समहाउ रिलेटेड विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैसा कुछ बनता है ये। तो ये कितनी है? ईटा है। अब एक बॉल जो स्फेरिकल शेप की, जिसकी रेडियस आर है, उसको मैंने क्या करा कि एक फ्लूइड के कंटेनर में ड्रॉप कर दिया। तो वो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? नीचे की तरफ मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। और वो नीचे की तरफ जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके मोशन के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। मोशन के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। वो जो फोर्स लग रहा है वो है विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। तो स्टोक्स लॉ बोलता है, स्टोक्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज रिप्रेजेंटेड बाय f। जो फोर्स है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? f से। वो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? स्फेरिकल बॉडी पर, जो नीचे की तरफ मूव कर रही है फ्लूइड के अंदर। इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? v। तो f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r। लेकिन ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज पड़ेगा जब आप JEE नीट या कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो पहली चीज आ गई कि F प्रोपोर्शनेट हो जाएगा ईटा के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा आता है F प्रोपोर्शनेट हो गया R। तीसरा आ गया F प्रोपोर्शनेट हो गया V। तो ये किन पर डिपेंड करता है? तो F डिपेंड्स ऑन, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो मैंने यहां पर लिखा है प्रोपोर्शनेट, पहले मैं समझा दूं। ये प्रोपोर्शनेट वर्ड की जगह अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट वर्ड यूज करूं, तो प्रोपोर्शनेट वर्ड की जगह ये हो जाएगा डिपेंड्स ऑन। क्या वर्ड बन रहा है मेरा? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, वो तो आप उसको देख के लिख रहे हो। तो ये वर्ड क्या बनता है? डिपेंड्स ऑन ये पैरामीटर्स। बहुत ध्यान यहीं पर, ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं डेरिवेशन से बढ़ के, वो आप सीख सको। तो F डिपेंड्स ऑन, तो आपने बोला ये आपने बोला भी ठीक, मैंने बोल दिया ठीक, हो भैया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कितना पावर है और कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो यहां पर जब इसको आप डिराइव करते हैं, तो यहां पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर है, R की पावर V, और V की पावर V क्या है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे बॉडी, तो ये वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म, एक जैसी। यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल की, एक जैसी। तो नीचे की तरफ बॉडी फॉल करती है। क्या मेरी बात समझ में? अब अगर मैं बोलता हूं यहां पर F इज इक्वल्स टू, तो K लग गया। यहां पर F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही निकाला था, बताओ। ML माइनस 1 इसकी पावर, R मतलब और V मतलब की पावर। तो यहां पर आ जाएगा M की पावर A। ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो फिर निकालना आना चाहिए। बेस सेम, पावर A, L की पावर माइनस A प्लस प्लस, और T की पावर, और ये किसके इक्वल होगा? M। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम बेस तो पावर ऐड होती है, कहाँ सीखा था? x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्सपोनेंट, क्लास 9। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यहां पर कंपेयर कर ले तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 माइनस a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल हो गई? अच्छा, a की वैल्यू किसके इक्वल है? तो b प्लस c किसके इक्वल हो गया? और a की वैल्यू किसके इक्वल है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। माइनस a माइनस c किसके इक्वल है?
ए की वैल्यू किसके इक्वल है, तो यहां पर सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्या करा, ध्यान सुनना, क्या करा, एम से एम कंपेयर, एल से एल कंपेयर, टी से पावर कंपेयर कर ली। तो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट किया। ए आ गया, बी आ गया और बी नहीं आया अभी, सी की वैल्यू 1 तो b प्लस 1 इक्वल टू 2, तो b कितना आया, अब आ गया b। तो यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, अले तीनों 1 आ गई। तो यहाँ पर हमने इसको पुट कहाँ पर करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करा तो ध्यान समझना, f इक्वल टू के ईटा की पावर r की पावर v की पावर, तो f इज इक्वल्स टू के ईटा आर वी। लेकिन मन को संतोष अभी भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू तो कांस्टेंट डालना पड़ेगी, तो वो कहां से निकलती है, तो यहां पर ध्यान देना k की वैल्यू कितनी आ गई, कैसे, बाय, ये हो गया। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ईटा आर, तो f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। यह आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। स्टोक्स लॉ क्लियर। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द फोर्स विद द विस्कस फोर्स विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन to the motion of a spherical body of a radius r moving with a uniform velocity v inside the fluid is defined by या is explained by f is equal to 6 pi eta r। ये हो गया तुम्हारा पीछे मैथ्स, ठीक है, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपको पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब इसके अंदर ले लो एक बॉडी है जिसका रेडियस आर है, बॉडी स्फेरिकल, थ्योरी लिखना आना चाहिए साइंस के स्टूडेंट को। जेडब्ल्यू और नीट के लिए आपको कौन सा लगेगा, जेडब्ल्यू और नीट के लिए आपको क्या लगेगा, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th लिखना है तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो तीसरा लेक्चर हमने स्टोक्स लॉ पे देखा और उसको भी डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू डिराइव कर दिया, ठीक है। स्टोक्स लॉ में और कुछ बच रहा है, द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स इनफाइनाइट एक्सटेंशन, द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ, जो बॉडी आप मूव कर रहे हो परफेक्टली रिजिड और स्मूथ है। नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड फ्लूइड, मतलब स्लिपिंग, मतलब आप क्या कह रहे हो कि स्लिप जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना स्लिप इसके अंदर, कि जैसे आपने कहाँ देखा होगा, कीचड़ में या पानी में पहिए घुमा रहे हो, एक्सीलेटर देते हो तो पहिया वहीं वहीं घूम जाता है कीचड़ में, तो उसका क्या कहते हैं, स्लिप, कि मोशन तो हुआ लेकिन मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हुआ। तो नो स्लिप बिटवीन द फ्लूइड एंड द बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी डज नॉट गिव राइज टू टर्बुलेंट मोशन एंड एडीज। टर्बुलेंट मोशन नहीं हो रहा, टर्बुलेंट मोशन मतलब वो भंवर फॉर्म होते हैं ना जो, या जिगजैग ऐसा ऐसा पानी को हिलाओ तो झाग बनता है, या वो एडीज फॉर्मेशन होते हैं, वो कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा, ये एजम्पशन है। अगर ये फॉर्म होगा तो ये रूल अप्लाई, तो रिजिड बॉडी होना चाहिए, स्मूथ बॉडी होना चाहिए, टर्बुलेंट मोशन नहीं होना चाहिए, एडीज का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, भंवर फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं बताया था अभी, स्लिप नहीं होना चाहिए, नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड द fluid. The size of body is small but it is larger than the distance between the molecule of the liquid. मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जो है, बॉडी छोटी होना चाहिए लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल से भी छोटी हो जाए। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल से साइज ऑफ द बॉडी क्या होना चाहिए, बड़ी। दैट द मीडियम इज होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस फॉर द सच अ बॉडी। मीडियम कैसा चाहिए, अल्टीमेटली होमोजीनियस मीडियम चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, तो स्टोक्स लॉ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपकी मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे। कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नोट डाउन करिए सभी फटाफट स्टोक्स लॉ, बिना देखे लिखो।